अपनी कहानी स्टार्ट होती है एक अंधेरी जंगल से। रात का वक्त था और उस अंधेरी जंगल में एक शिकारी रह रहा होता है जिसका नेम विंसेंट था। उसे अचानक से किसी बच्चे की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वो सोचता है कि ज़रूर कोई घुसपैठिया वहां आ गया है जो उसका ध्यान भटकाकर उसके घर पर डाका डालना चाहता है। इसलिए वो अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और बाहर जाते हुए कहता है कि कितना बदकिस्मत है वो, जो कहीं और नहीं बल्कि एक शिकारी के ही घर पे आ टपका। अगर ऐसा है तो उसकी आखिरी रात होगी आज। वो बिना कोई आवाज़ किए अपने घोड़े के अस्तबल के बाहर पहुंच जाता है जहां से रोने की आवाज़ आई होती है, और वो सोचता है कि अगर कोई चोर उसके बिछाए सारे जालों से बचकर यहाँ तक पहुंच गया है और छुपने में कामयाब हो गया है तो वो कोई लुल्लू पुंजू चोर तो नहीं हो सकता। फिर वो बोलता है, लेकिन फिर भी तुम मेरे कानों को धोखा नहीं दे सकते, और दरवाजा तोड़कर कुल्हाड़ी से हमला करने के लिए अंदर दौड़ते हुए कहता है, मैं तुम्हें चुटकियों में मार डालूंगा। लेकिन जैसे ही वो अंदर पहुंचता है वो कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसे वहां कोई भी नहीं दिखाई देता। वो कहता है यहाँ तो कोई भी नहीं है, और सोचता है कि जब से मुझे पता चला है कि मैं बाप नहीं बन सकता मुझे अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी है। लेकिन फिर तभी वो ये देखकर चौंक जाता है, वहां कोने में भूसे के ऊपर एक बच्चा रखा हुआ होता है। वो एक झटके में ही उसे उठाकर उसे अपने कानों से लगाता है और उसे उसकी धड़कनें सुनाई देती है। मतलब वो जिंदा था और उसकी धड़कन सुनते ही उसे सुकून महसूस होता है। फिर तभी विंसेंट की वाइफ ओलिना नींद से जागकर वहां आ जाती है और कहती है, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और ये इतना शोर क्यों हो रहा था। विंसेंट कहता है, क्या मैंने तुम्हारी नींद खराब कर दी। तभी ओलिना की नजर उस बच्चे पर पड़ती है और वो चौंक कर कहती है, तुम्हारे हाथ में ये बच्चा क्यों है। विंसेंट शुरू में तो थोड़ा हिचकिचाता है लेकिन फिर वो शांति के साथ कहता है कि मुझे लगता है कि ये हमारा बच्चा है। और तभी कुछ ऐसा होता है जब उसने अपने आंखें खोली और अपना हाथ हवा में लहराया। अचानक हवा का झोंका चला जिससे सारे बादल एक साथ आ गए। जल्द ही उन बादलों से तेज बारिश हुई। वो सूखी जगह हरी भरी हो गई और गांव वाले खुशी से गाने लगे। उसने गांव वालों को उन खतरों से भी बचाया जिससे उन्हें डर था, और उसकी जादुई शक्तियों से उस गांव में खुशियां आई। लोग अब भूखे या प्यासे नहीं मर रहे थे, लेकिन उसने गांव के लोगों के लिए खोज करना बंद नहीं किया। लोग उसके नाम को जादुई मानने लगे और उसे जादूगर बुलाने लगे। अब नेक्स्ट सीन में हमें 12 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है। हम देखते हैं कि वो बच्चा बड़ा हो चुका था जिसका नेम शिरोन रखा गया था, और एक पेड़ के पास बैठ के कोई बड़ी सी बुक पढ़ रहा होता है। उसे कोई आवाज देता है। वो बुक बंद करते हुए देखता है कि उसके पापा विंसेंट, जो कि अब 40 साल का हो चुका था, उसके पास आते ही उसे उठाकर हवा में घुमाने लगता है और कहता है, तुम कितने प्यारे हो। मैंने अपना लकड़ी काटने का काम खत्म कर लिया है तो चलो अब घर चलते हैं और खाना खाते हैं। और शिरोन को पप्पियां देने लगता है। शिरोन बोलता है कि पापा मुझे कुछ पूछना है कि कोई मैजिक कैसे यूज करता है। विंसेंट सोचता है, क्या मैजिक, क्या मैंने इसे कोई ऐसा बुक ला कर दिया था। फिर वो विंसेंट कहता है, मैजिक कोई बड़ी बात नहीं है। अगर तुम एक तीर से कोई भालू मार गिराओ या फिर कुल्हाड़ी के एक ही वार से कोई पेड़ काट गिराओ तो वो मैजिक है ना। और हंसने लग जाता है। वहीं पास में दो बच्चे खेल रहे होते हैं जिनमें से एक कहता है, अरे वो देखो मिस्टर विंसेंट। दूसरा बच्चा कहता है, और शिरोन भी उनके साथ है। वो कभी बुक्स पढ़ना बंद नहीं करता, हम उसे खेलने के लिए बुलाते हैं तब भी नहीं। आखिर उस बुक में ऐसा क्या है, पता नहीं उसे सच में बुक पढ़ना आता भी है या नहीं। वो कितना सुखड़ा और अजीब है। वो मिस्टर विंसेंट की तरह तो बिल्कुल नहीं दिखता। और ये बात विंसेंट को सुनाई दे जाती है जब वो दोनों बच्चे कह रहे होते हैं कि पता है मेरी मम्मी ने तो बताया था कि उन्होंने उसे कहीं से उठाया है, शायद उसे छोड़ दिया गया होगा क्योंकि वो इतना अजीब है। और अब ये सब सुन के विंसेंट को बहुत ही गुस्सा आने लगता है। वो मन में ही कहता है, इनकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के बारे में ये सब कहने की। लेकिन तभी वो अपने बेटे शिरोन की तरफ देखता है जो हंसते हुए ये कह रहा होता है कि अगर तुम कुल्हाड़ी के एक ही बार से पेड़ को गिरा दो तो ये मैजिक है ना। फिर विंसेंट शिरोन को कहता है, शिरोन तुमने आज मेरी काम में बहुत मदद की, इसलिए चलो मैं तुम्हें कल शहर लेके जाऊंगा और तुम्हारे फेवरेट फ्रूट्स तुम्हारे लिए लूंगा। जो सुनकर शिरोन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है, क्या सच में, मैं तो कल का इंतजार ही नहीं कर सकता। विंसेंट सोचता है, मुझे माफ कर देना, मैं बाप होने का फर्ज ठीक से नहीं निभा पा रहा हूँ, लेकिन फर्क नहीं पड़ता कोई कुछ भी कहे, तुम मेरे ही बेटे हो। शिरोन इस वक्त सोच रहा होता है कि मुझे मैजिक के बारे में और ज्यादा जानना है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि अगला दिन हो चुका था। हमें वो शहर दिखाई जाती है जो कि थॉर्मिया किंगडम के अंदर आती थी जिसका नेम था क्रीस।
एक घोड़ा गाड़ी वहां एंटर कर रहा होता है, जिसमें बैठा शिरोन बहुत एक्साइटेड होता है क्योंकि उसने पहली बार शहर देखा होता है। वो अपने आसपास की सारी कपड़ों की दुकान, खाने की दुकान वगैरह वगैरह को देख रहा होता है। अब गाड़ी रुकती है और विंसेंट शिरोन को समझा रहा होता है कि तुम्हें मार्टिन के दादा की दुकान पर रुकना होगा जब तक मैं यहाँ अपना काम नहीं निपटा कर आ जाता। वैसे तो तुम बहुत आज्ञाकारी बच्चे हो, लेकिन फिर भी तुम्हें आखिरी बार एक बार याद दिला दूं, अनजान गली में मत जाना या किसी नोबल से भी मत टकराना। शिरोन कहता है, मुझे पता है पापा, चिंता मत करो। फिर विंसेंट वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि शिरोन मार्टिन के दादा के साथ बोर्ड्स में फ्रूट्स के नेम और उनके प्राइस लिख रहा होता है। मार्टिन का दादा बोलता है, अरे वाह, तुम्हें सच में लिखना आता है, लेकिन तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। फिर शिरोन बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं तो बस मदद करना चाहता हूँ। वो आदमी सोचता है, इतनी छोटी सी उम्र में ही ये बच्चा कितना होशियार है। और दूसरी तरफ हमारा मार्टिन को देख लो, दिन भर बस बदमाशी करता रहता है। फिर शिरोन कहता है, दादाजी क्या आप मैजिक के बारे में कुछ पता है? लेकिन उनको ठीक से सुनाई नहीं दे रहा होता है और वो समझ नहीं पाते और कुछ और ही समझकर ये कहते हैं, क्या ट्रैफिक कैसा है? शिरोन अपनी बुक दिखाते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैजिक, कोई मैजिक कैसे यूज करता है? दादाजी हंसते हुए कहते हैं, अच्छा अच्छा, तुम्हारा मतलब है मैजिक। उन्हें लगता है कि शिरोन कोई बच्चों की जादू परियों वाली कहानियों के बारे में पूछ रहा होगा, तो वो शिरोन को एक बुक स्टोर की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, मुझे तो मैजिक के बारे में ज्यादा कुछ खास पता नहीं है, लेकिन उस जगह काफी सारी बुक्स हैं जो इसके बारे में बात करती है। शिरोन की आंखें एक्साइटमेंट से चमकने लगती है जब वो बुक स्टोर देखता है और वो तुरंत ही भागकर उसकी तरफ जाने लगता है। दादाजी कहते हैं, क्या तुम वहीं जाना चाहते हो? फिर जल्दी आ जाना जब तुम्हारा मन भर जाए। शिरोन भागते हुए कहता है, सच में मैं जा सकता हूँ? फिर मैं जल्दी आ जाऊंगा। फिर उसके जाने के बाद दादाजी शिरोन की बुक उठाते हुए और उसे खोलते हुए कहते हैं, मैं भी बचपन में ऐसी परियों की कहानी वाली बुक्स पढ़ा करता था। पुराने दिनों की याद आ गई। लेकिन तभी वो देखकर चौंक जाते हैं कि उस बुक में कोई परियों की कहानी नहीं थी और वो कहते हैं, क्या उस वक्त उस बच्चे ने मुझसे ये पूछा कि मैजिक कैसे यूज करते हैं? अब अगले सीन में हम देखते हैं कि शिरोन उस बुक स्टोर में पहुंच गया होता है, लेकिन वहां की ओनर उसे कोई बुक छूने नहीं देती और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है, तुम अपने गंदे हाथों से क्या छू रहे हो? शिरोन कहता है, क्या मैं बुक्स को एक बार देख भी नहीं सकता? वो औरत कहती है, ये महंगी बुक्स तुम जैसे मामूली लोगों के लिए नहीं है। ये जनरल स्टोर में बिकने वाली कोई आम बुक्स नहीं है। मैं तुम्हें अपने हाथों से कोई बुक छूने देकर उन्हें पुराना या इस्तेमाल किया हुआ दिखाने नहीं दे सकती। शिरोन सोचता है, ये सब तो इतनी महंगी है, फिर भी पता नहीं पापा मेरे लिए बुक्स कहाँ से खरीदते हैं। तभी स्टोर का गेट खुलता है और एक आदमी आकर कहता है कि क्या मैंने जो बुक्स ऑर्डर की थी वो सब आ चुकी है? और वो औरत उसके पास जाकर कहती है, अरे हेड बटलर, आप आ गए। हाँ, वो सारी बुक्स आ चुकी है, क्या मैं आपके लिए उन्हें पैक कर दूं? हेड बटलर शिरोन की तरफ देख रहा होता है। जब वो औरत हेड बटलर से बात करने में बिजी होती है, तभी शिरोन चुपके से कुछ बुक्स में नजर डालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे कुछ खास मिलता नहीं, वो सब सेम ही होती है। अब शिरोन उस बुक स्टोर से बाहर आ चुका था और सोचता है कि मैंने तो सोचा नहीं था कि बुक्स पढ़ना इतना डिफिकल्ट हो सकता है। वो अपना हाथ सूंघते हुए सोचता है, और फिर मैंने तो हाथ भी धोए थे कुछ टाइम पहले ही। फिर वो अचानक अपने सामने जाते हुए एक आदमी को देखता है और वो देखता है कि वो एक बॉक्स में बहुत सारे बुक्स लेकर कहीं जा रहा था। शिरोन उसके पीछे दौड़ता है और मन में ही कहता है कि क्या ये एक नोबल है? पता नहीं ये इतने सारे बुक्स कहाँ लेकर जा रहा है। वो देखता है कि वो आदमी उन सारी बुक्स को नीचे गिरा रहा था। शिरोन ये देखकर शॉक हो जाता है जब वो देखता है कि वो आदमी उन्हें कचरे में फेंकने के लिए लाया था। शिरोन एक बुक उठाते हुए कहता है, अब समझ में आया पापा मेरे लिए बुक्स कहाँ से लेकर आते थे। फिर वो किसी की बातें करने की और हंसने की आवाजें सुनता है। वो जब पीछे देखता है तो वो नोबल लेडीज होती है। तब शिरोन के मन में ये बात आती है कि आखिर उनमें और मुझ में क्या फर्क है। वो अपने पापा की बात याद करता है कि उन्हें नोबल से दूर रहने को कहा गया था। शिरोन गुस्से से मुड़कर उनकी तरफ जाते हुए सोचता है कि ऐसा क्यों है कि ये सब उनके लिए ठीक है और मेरे लिए नहीं। लेकिन तभी उसे पीछे से कोई रोकते हुए बोलता है, ओए बच्चे, ये कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ तुम्हारे जैसे बच्चों को घूमना चाहिए। इस दरवाजे के उस पार सिर्फ नोबल्स जा सकते हैं। तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? शिरोन घबराकर कहता है, वो पास में ही है। तभी दूसरा गार्ड पहले वाले से कहता है, मुझे तो शक हो रहा है, ये यहाँ का रहने वाला नहीं लगता, ये जरूर कोई अनाथ होगा, ये कोई चोर या डाकू भी हो सकता है। फिर ये सब सुनते ही वो गार्ड कहता है, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बच्चे। लेकिन वो तभी देखता है कि उसने जो पकड़ा था वो बस उसका कपड़ा होता है और शिरोन चकमा देकर वहां से भाग चुका था। वो गार्ड चिल्लाता है कि वो कहाँ गया, उसे जल्दी ढूंढो। दूसरा गार्ड उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम एक बच्चे को नहीं संभाल पाए, कितनी शर्म की बात है। शिरोन वापस झाड़ियों से निकलता है जब उसे लगता है कि वो लोग चले गए। वो हाँफ रहा था। वो अपना सर झाड़ते हुए लंबी सांस लेता है। वो बाहर निकलने के बाद देखता है कि उसके कपड़े गंदे हो गए थे
और उसका एक जूता भी खो गया था। वो कहता है कि पक्का अब पापा से मुझे डांट पड़ने वाली है। उसकी नजर अपने लेफ्ट में पड़ती है जहाँ उसे अपना जूता मिल जाता है। वो अपना जूता पहन रहा होता है, तभी उसे किसी की आवाज सुनाई देती है जो कह रही होती है, चलो फिर जानते हैं मैजिक क्या है। हम आज इसी के बारे में बात करेंगे। फिर किसी लड़के की आवाज आती है जो कहती है कि नहीं है हेडमास्टर, हमें आपको फायर शूट करते हुए देखना है। शिरोन उस दीवार के पार खड़ा सारी आवाजें सुन रहा था और वो सोचता है कि कहीं ये जगह कोई मैजिक एकेडमी तो नहीं। शिरोन सुनता है कि हेडमास्टर कहता है स्कूल के अंदर फायर स्टार्ट करने से हम मुसीबत में पड़ सकते हैं, लेकिन अगर तुमने मेरे सवाल का जवाब सही से दे दिया तो मैं तुम्हें कुछ मैजिक करके दिखाऊंगा। फिर हेडमास्टर पूछता है अब बताओ तुम्हें क्या लगता है कि मैजिक सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टैलेंट क्या हो सकता है। शिरोन सुनता है कि कोई बच्चा बोलता है नॉलेज, तो कोई बोलता है हार्डवर्क क्योंकि तुम्हें अपने सारी जिंदगी मैजिक पढ़ना पड़ता है, तो कोई बोलता है मनी क्योंकि तुम्हें बहुत कुछ खरीदना पड़ता है। हेडमास्टर हंसते हुए बोलते हैं कि किसी ने भी सही जवाब नहीं दिया। फिर बच्चे कहते हैं जवाब हार्डवर्क, मनी या नॉलेज नहीं है तो क्या नोबल होना पड़ता हो सकता है इसके लिए, क्या यही सही जवाब है। अब हेडमास्टर बोलते हैं अगर मैजिक सीखनी हो तो सबसे जरूरी चीज है इनसाइट्स, यानी अंतर्दृष्टि। बच्चे हैरान होकर पूछते हैं कि ये इनसाइट्स क्या होता है। तो हेडमास्टर पूछते हैं कि क्या यहाँ कोई ऐसा है जिसे नहीं पता 1+1 क्या होता है। बच्चे बोलते हैं कि ये किसे नहीं पता होगा, ये तो ऑब्वियसली 2 होता है। अब हेडमास्टर बोलते हैं तो फिर बताओ 2 ही क्यों होता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका जवाब नहीं दे पाते। फिर हेडमास्टर बोलते हैं ये अजीब सी फीलिंग जो तुम्हें अभी हो रही है इसे ही इनसाइट्स कहते हैं। एक वक्त था जब लोगों को यह नहीं पता था कि 1+1 2 होता है और बहुत सारे वैज्ञानिकों को बहुत मेहनत करनी पड़ी थी इसे साबित करने के लिए। लेकिन अब कोई सॉलिड एविडेंस या प्रूफ न होते हुए भी हम ये समझने में कामयाब हैं कि 1+1 2 होता है ना। वो इसलिए क्योंकि यही नियम है जो हमेशा से वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है, इसीलिए हमें यह सीखना नहीं पड़ता और हम इस कॉन्सेप्ट को फील और एक्सेप्ट कर सकते हैं। क्योंकि मैजिक भी एक नियम है जो वर्ल्ड में हमेशा एग्जिस्ट करता है, हम इसे फील और एक्सेप्ट कर लेते हैं इनसाइट्स के जरिए। इसीलिए इनसाइट्स नॉलेज से भी ज्यादा एक्यूरेट और हार्ड वर्क से भी ज्यादा फास्ट है। फिर एक बच्चा हैरान होता हुआ पूछता है तो क्या ये किसी को जीनियस बना सकता है। हेडमास्टर हंसते हुए जवाब देते हैं कि हाँ बना सकता है, और अगर तुम अपने टैलेंट को तराशते हो तो तुम उस तरह के मेज या जादूगर भी बन सकते हो। शिरोन के मन में अचानक से आवाज आती है जादूगर बनना, क्या कोई मौका मुझे कभी मिल पाएगा ऐसा। उसी वक्त हेडमास्टर बोलते हैं हाँ, जो बच्चा दीवार के उस पार पीछे खड़ा है, मैं तुम्हारे विचार सुनना चाहूंगा। ये सुनते ही शिरोन बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है उसने मुझे नोटिस कर लिया, क्या मुझे भाग जाना चाहिए या मुझे जवाब देना चाहिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या पता वो लोग मेरे साथ क्या करेंगे। और उसी वक्त शिरोन के मन में एक ख्याल आता है अगर अभी मैं ये दीवार पार नहीं करता तो मैं अपनी पूरी जिंदगी पछताऊंगा, रिग्रेट करूंगा। और ऐसा सोचते ही वो अपनी पूरी ताकत लगा के उस बड़ी सी दीवार के ऊपर चढ़ जाता है और सामने देखता है कि एक पेड़ की छांव में एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है और उसके चारों तरफ बहुत से बच्चे बैठे होते हैं जो सब उसी की तरफ देख रहे होते हैं। वो बूढ़ा आदमी ही अल्फास मैजिक एकेडमी का हेडमास्टर होता है जिसका नाम मायर अल्फास होता है और जो कि ग्रेड 4 सर्टिफाइड जादूगर होता है। हेडमास्टर बोलते हैं क्या तुम इस बूढ़े आदमी से मिलने आए हो। और हम देखते हैं कि शिरोन बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधे उस दीवार के इस पार नीचे कूद जाता है। अब शिरोन घबराया घबराया आगे बढ़ता है और उनके पास जा रहा होता है। तभी वहाँ बैठे बच्चे उसे देखकर कहने लग जाते हैं कि हेडमास्टर ये तो कोई नोबल नहीं है, ये शायद कोई आम बच्चा है। हे तुम यहाँ नहीं आ सकते, वापस चले जाओ, यहाँ से बाहर निकल जाओ। लेकिन फिर हेडमास्टर बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, यहाँ आओ, तो बताओ इस बूढ़े आदमी की कौन सी बात तुम्हें पसंद आ गई। शिरोन कहता है मैं मैजिक देखना चाहता हूँ। वहाँ बैठा एक बच्चा बोलता है क्या तुमने पहले कभी मैजिक नहीं देखा। शिरोन बोलता है कि नहीं, मैंने इसके बारे में बुक्स में पढ़ा है लेकिन कभी देखा नहीं। बच्चे गुस्से से बोलने लगते हैं कि तुम झूठे हो, कोई आम आदमी बुक्स नहीं पढ़ता। लेकिन उस सब की बात को इग्नोर करते हुए शिरोन रिक्वेस्ट करते हुए हेडमास्टर से बोलता है कि फर्क नहीं पड़ता कोई सा भी हो, लेकिन मुझे बस प्लीज एक बार मैजिक दिखा दो। फिर हेडमास्टर हंसते हुए अपना एक हाथ उठाते हैं और बोलते हैं कि इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र दिखाता हूँ जो विंड क्रिएट करता है। और वहाँ बैठे बच्चे भी इसे देखने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं। लेकिन शिरोन को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था कि वो क्या बात कर रहे हैं और वो कंफ्यूज खड़ा था। लेकिन तभी अचानक हवा बहुत जोर से चलने लग जाती है और देखते ही देखते शिरोन
और उसके बाद अचानक हवा चलनी बंद हो जाती है और सभी के सभी नीचे गिरने लगते हैं। शिरोन ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाता है। उसे लगता है कि अब वो सीधे सिर के बाहर नीचे गिर जाएगा और चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद करके ऑलमोस्ट रोने लग जाता है। लेकिन फिर उसे बच्चों की हंसने की आवाज सुनाई देती है और जब वो अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि वो अभी भी हवा में लटका हुआ होता है और सभी उसकी तरफ देखकर हंस रहे होते हैं। फिर हेडमास्टर शिरोन से पूछते हैं कि बताओ कैसा लगा, इसे ही मैजिक कहते हैं। शिरोन अब जमीन पर आ चुका था और बहुत घबराया पूछता है कि मैजिक आखिर ये है क्या। फिर जब हेडमास्टर उसे एक एग्जाम्पल के जरिए समझाने की बात कर रहे होते हैं तभी शिरोन उनकी बात को काटते हुए चिल्लाकर कहता है, फर्क नहीं पड़ता अगर मैं समझ पाऊं या नहीं समझ पाऊं, लेकिन मुझे सिर्फ सच बताना। ये सुन के बाकी बच्चे एक दूसरे से कहने लग जाते हैं, क्या तुमने सुना वो हेडमास्टर से कितनी बुरी तरीके से बात कर रहा है। इवन टीचर्स भी उनसे ऐसे बात नहीं करते कभी। उस वक्त हेडमास्टर एक पल के लिए शिरोन को घूरते हैं, फिर हल्की सी हंसी के साथ कहते हैं कि मैं तुम्हें थोड़ी मुश्किल तरीके से समझाऊंगा। कॉमन सेंस से बाहर हटकर एक्शन लेना मैजिक है। दूसरे तरीके से कहूँ तो ये एक मेंटल ऑपरेशन है जो रियलिटी की सच्चाई को एक्सप्लोर करता है। फिर वो आगे बोलने वाले होते हैं कि अगर ये समझने में ज्यादा मुश्किल हो गया होगा तो करके कुछ, लेकिन तभी शिरोन बोलता है एक इरेशनल रियलिटी, लेकिन शायद इसी वजह से ये सच्चाई के और भी ज्यादा करीब है। अब ये सुन के हेडमास्टर एक्साइटेड हो जाते हैं और हंसते हुए पूछते हैं कि क्या ये भी बुक्स में लिखा हुआ था, जिसका जवाब देते हुए शिरोन बोलता है नहीं, लेकिन मैंने बुक्स में सिमिलैरिटीज देखी है। बहुत सारे महान लोगों का आइडिया को शुरू में इरेशनल या फालतू ही बोला जाता था और दबा दिया जाता था, लेकिन आगे चलकर आखिरकार उन्हें न्यू इन्फॉर्मेशन के रूप में, नई सच्चाई के रूप में एक्सेप्ट किया गया। तो शायद इरेशनैलिटी में ही सच्चाई छुपी है, मैंने यही सोचा। वहाँ मौजूद बाकी बच्चों को बहुत कंफ्यूजन हो रही थी, लेकिन हेडमास्टर अपनी दाढ़ी संवारते हुए थोड़ा मुस्कुराते हुए कहते हैं कि शायद। फिर शिरोन पूछता है कि मुझे मैजिक सीखने के लिए क्या करना होगा। तब हेडमास्टर उसे देखते हुए मन में ही सोचते हैं कि ये कितना काबिल बच्चा है, चाहे मुश्किल ही क्यों ना हो, लेकिन ये सिर्फ सही इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश कर रहा है ताकि खुद उस पर रिसर्च कर सके। क्या इसे सच में लगता है कि ये कर सकता है? लेकिन बदकिस्मती से ये एक आम बच्चा है, कोई नोबल नहीं। फिर वो कहते हैं तुम्हें समझाने से अच्छा दिखाना ज्यादा बेहतर होगा। फिर वो वहाँ खड़ी एक स्वामीन नाम की लड़की से बोलते हैं कि स्वामीन स्पिरिट जोन एंटर करो, और वो लड़की खुशी खुशी उनकी बात मानती है। लेकिन शिरोन ये सुन के बहुत कंफ्यूज था, उसे पता नहीं था कि ये क्या है। फिर वो लड़की बोलती है कि मैं स्पिरिट जोन में आ चुकी हूँ। फिर हेडमास्टर अपनी बंद मुट्ठी की तरफ इशारा करते हुए बोलते हैं कि ठीक है, तो फिर क्या तुम मुझे बता सकती हो कि मैंने कितने सिक्के पकड़े हैं? वो लड़की कहती है 6। फिर हेडमास्टर अपनी मुट्ठी खोलकर दिखाते हुए कहते हैं करेक्ट, और शिरोन देखता है कि उनके हाथ में 6 कॉइन ही थे, जो देखकर वो फिर से शॉक हो जाता है कि उसे कैसे पता चल गया। फिर हेडमास्टर उन सिक्कों में कुछ फेरबदल करते हुए कहते हैं जब कोई जादूगर फोकस करता है तो उनका दिमाग इतना सेंसिटिव हो जाता है कि आसपास की सारी चीजों को सेंस कर सकते हैं। समझो कि ऐसा कहा जाता है कि जादूगर एक पेड़ पर कितने पत्ते हैं ये भी गिनने के काबिल बताए जाते हैं, और वो भी दूर से ही देख के। ये एक्सट्रीम सेंसिटिविटी एक मेंटल कंडीशन होती है जो स्पिरिट जोन कहा जाता है जिसे। वहाँ खड़ी लड़की इस बार कहती है 3, इस बार 3 सिक्के हैं। हेडमास्टर अपनी मुट्ठी खोलकर शिरोन को दिखाते हुए आगे बोलता है एक जादूगर जो जोन में एंटर करता है वो अपने आसपास की बाहरी दुनिया की एक सुपर नेचुरल कैपेसिटी में अवेयर हो जाता है, और जो आखिरकार रियलिटी को डोमिनेट करने में कामयाब होता है। शिरोन सोचता है कि उस लड़की ने कितने कॉइन से काउंट नहीं किया, बल्कि सिचुएशन की इंटेरिटी को फील करना हुआ, वो भी एक ही बार में, शायद मैं। लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ बोल सके हेडमास्टर की आवाज आती है। वो कहते हैं कि ये कोई भी कर सकता है, किसी शांत जगह पे प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। सबसे पहले तुम्हें खुद को सेंस करना होगा, फिर तुम्हें खुद को मिटाना होगा। भले ही इसे कोई भी कर सकता है, लेकिन इसे हर कोई नहीं कर सकता। और जब तुम ये कर लोगे तो जो दुनिया तुम इस वक्त जानते हो उससे बहुत ही अलग एक बिल्कुल नई दुनिया तुम्हारे लिए खुल जाएगी। क्या तुम्हें समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? शिरोन बोलता है अगर मैं खुद को सेंस नहीं कर सकता तो मेरे लिए खुद को मिटा पाना भी इम्पॉसिबल होगा। हेडमास्टर सोचते हैं ये मुझे कंटिन्यू सरप्राइज करता जा रहा है, और कहते हैं क्या तुम ये करना चाहते हो? क्या तुम ये अभी यही ट्राई करोगे? हेडमास्टर सोचते हैं क्योंकि आखिरकार अगर ये स्पिरिट जोन एंटर नहीं कर सकता तो इसके लिए जरा सा भी मैजिक सीखना इम्पॉसिबल होगा। फिर हम देखते हैं कि शिरोन आंखें बंद करता है, ध्यान लगाने की कोशिश करता है, वो खुद को सेंस करने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ? क्या मैं ब्रेन हूँ? नहीं, ये सिर्फ एक ऑर्गन है जो सेंसेस और रियलिटी फील करता हूँ। वो ब्रेन के कॉन्सेप्ट के परे जा सकती है। इसे डिफाइन नहीं किया जा सकता, बल्कि सेंस करना होगा। धीरे धीरे एक एक करके मुझे उन चीजों को मिटाना होगा जो मुझे लगता है कि मैं हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरा एग्जिस्टेंस ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बल्कि सिर्फ सेंसिटिव माइंड ही रह जाता है।
फिर हम देखते हैं कि शिरोन अपनी आंखें खोलता है और हेडमास्टर उससे पूछते हैं कि बताओ कैसा रहा, अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है। शिरोन को बहुत ज्यादा तेज अलग अलग आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। वो बोलता है कि साउंड्स, मैं सारी आवाजें सुन सकता हूँ। वहाँ बैठे बच्चे ये कहकर हंसने लग जाते हैं कि तुम एक ही जगह पर खड़े रहोगे तो तुम्हें आवाजें तो सुनाई देंगी ही ना। फिर हेडमास्टर खड़े होते हुए सोचते हैं तो ये नहीं कर सकता जैसा मुझे लगा ही था। जो चीजें स्पिरिट जोन में होती है वो दूसरी डायमेंशन है। सिनेस्थेसिया, स्मेलिंग साउंड्स, टेस्टिंग लाइट एंड फील द फॉर्म ऑफ सीनरी इन योर स्किन। हेडमास्टर शिरोन के सर पर हाथ रखते हुए कहते हैं अच्छी कोशिश थी, अगर तुम प्रैक्टिस करते रहो फ्यूचर में तो तुम और भी ज्यादा साउंड सुन सकोगे। और फिर वो वहाँ से जाते हुए बच्चों से कहता है तो चलो फिर आज का लेसन यही खत्म होता है, अब स्कूल वापस चलते हैं। हेडमास्टर शिरोन के बारे में सोचते हुए जा रहे थे कि ये कितना रिग्रेटफुल है कि कितना टैलेंटेड बच्चा है। अगर ये बच्चा नोबल फैमिली में पैदा हुआ होता और इसे बचपन से ही ट्रेनिंग मिली होती तो क्या शायद वो भी इन बच्चों की तरह कुछ अचीव करने के काबिल होता। वेल, इस दुनिया में बहुत सारे टैलेंटेड बच्चे हैं। इसके बाद शिरोन वापस उस दीवार पर कूद कर चढ़ता है और फिर वहाँ से बाहर छलांग लगा देता है। उसके बहुत पसीने छूट रहे होते हैं और वो कहता है ये सच में काम कर गया। अब हम देखते हैं कि शिरोन मन में ही सोच रहा होता है कि मैंने बहुत तेज आवाज सुनी, क्या यही सच में स्पिरिट जोन है? मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे कई टुकड़े हो गए हैं और पूरी दुनिया में बिखर गए हैं, मैं खुद ही पूरी दुनिया बन गया था। हम देखते हैं कि शिरोन की आंखों से आंसू बहने लगा था। वो भागते हुए उस गली से गुजर रहा था और अभी भी सोच रहा था कि उस वक्त मैं डर से कांपने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता था। ये बस कुछ पल के लिए था, लेकिन मैं अपनी बॉडी से बाहर निकल गया था और इन्फिनिट हो गया था। फिर वो आगे भागते भागते किसी से टकरा जाता है और उसी गली में गिर जाता है। फिर वो उठते हुए उस इंसान से माफी मांगने की कोशिश करता है जिससे वो टकराया था। वो देखता है कि उसके सामने कुछ एडल्ट लड़के खड़े होते हैं और उसे गुस्से से देख रहे होते हैं और बोलते हैं कि तुम कौन हो, तुम्हारी तो शक्ल ही देखकर मुझे गुस्सा आ रहा है। और वो शिरोन को उसकी शर्ट से पकड़कर उठा लेता है और कहता है क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? अगर तुम किसी को चोट पहुंचाते हो तो तुम्हें उसके नुकसान की भरपाई करनी होगी। शिरोन माफी मांगता है लेकिन वो लड़का बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि एक सॉरी से काम चल जाएगा? तुम वुल्फ कैंप के पार्ट हो है ना? क्या तुम मुझे यहाँ जान से मारने आए हो? तभी पीछे से किसी लड़की की आवाज आती है ये कहते हुए कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, क्या कुछ इंटरेस्टिंग हो रहा है? फिर वो लड़का पीछे देखते हुए बोलता है मिस एमी, यहाँ कैसे आना हुआ? क्या आप फिर से बोर हो रही थी? शिरोन कहता है मिस। फिर उसे लगता है कि कोई औरत होगी वहाँ जो उसे बचा सकती है और वो सोचता है कि मुझे इससे मदद मांगनी होगी। फिर वो उस लड़की को देखता है जिसके कपड़े बहुत ही अच्छे थे और सोचता है कि क्या ये एक नोबल है और काफी छोटी भी है एज में। वहाँ वो लड़का एमी से कहने लगता है कि यह साला किसी को मारने की कोशिश कर रहा था और मैं बस इसे सबक सिखा रहा था थोड़ा सा। शिरोन बोलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बस इससे गलती से टकरा गया था। फिर वहाँ खड़ा दूसरा लड़का कहता है क्या तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी बातों पर यकीन कर लेंगे? और शिरोन के पेट में एक जोर का लात मार देता है जिससे शिरोन जमीन पर गिर जाता है और कराहने लगता है। और वो लड़के अभी भी गुस्से में बोल रहे होते हैं तुम्हें तो अपने किए की भरपाई करनी होगी, तुम कमीने। तुम्हारी माँ कहाँ है? अपनी माँ को बुला करके लाओ जो छुप करके बैठी है तुम्हारे जैसे जाहिल को जन्म देने के बाद। हाँ जरा देखो तो इसे, तुम्हारी आंखें तो बदल गई, क्या तुम्हें गुस्सा आ रहा है? तभी एक तीसरा लड़का आकर उसके सिर पर अपने पैर से मारता है और उसके दोस्त हंसते हुए शिरोन के बारे में बोलते हैं जरा देखो तो इस हरामजादे कमीने को, तुम फिर से एक लात क्यों नहीं मारते इसे? फिर वो लड़का उसे बार बार लगातार बुरी तरह से लात मारने लगता है और उसके दोस्त बोलते हैं अरे ध्यान से, इसके चेहरे को खराब मत कर देना। फिर वहाँ जो नोबल लड़की होती है वो आगे बढ़ते हुए कहती है कि जरा रुक जाओ, इस तरह से तो तुम इसे मार ही डालोगे। और फिर जब वो लोग रुक जाते हैं तो एमी शिरोन के पास जाकर उससे पूछती है कि क्या तुम ठीक हो? तब शिरोन जवाब देता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया और हम देखते हैं कि उसकी आंखों से आंसू बह रहा होता है और वो सिसकियां ले रहा होता है। शिरोन को एमी की चेहरे से साफ पता चल रहा था कि उसे इसके लिए कोई दया या रहम नहीं आ रही थी। फिर एमी उन लड़कों से कहती है कि हमें अब बस रुक जाना चाहिए, क्या तुम्हारे पास करने के लिए कुछ मजेदार नहीं है? वो लड़के बोलते हैं कि वेल हम इसे थोड़ा मारने के बाद इसे साउथ के विलेज में बेचने का सोच रहे थे और वैसे भी आम लड़का है, कोई चिंता की बात नहीं है। जो सुनकर शिरोन बहुत ज्यादा डर जाता है और अपने मम्मी पापा को याद करने लगता है। फिर अम्मी बोलती है अच्छा ठीक है, एक नौकर के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए है ना? फिर वो स्माइल करते हुए कहती है कि तो फिर क्यों ना हम इसे चेक करें पहले। फिर वो लड़के जोर जोर से हंसते हुए शिरोन को बोलते हैं अच्छा तो हम इसका चेकअप करने वाले हैं है ना? तुमने सुना नहीं क्या, वो तुम्हें ये सब उतारने के लिए कह रही है, उतारते हो या तुम्हें फिर से मार खाना है। शिरोन इतना डरा हुआ था कि उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। फिर अम्मी लड़कों की बात सुनकर कहती है क्या उतारने को? ये लोग क्या बातें कर रहे हैं, ये पागल लोग, मैं तो बस इसका रिएक्शन देखना चाहती थी और कुछ नहीं। और फिर एमी मन में ही सोचती है कि और ये लड़का ऐसा क्यों है,
मैं तो इसे थोड़ा परेशान करने के बाद इसे जाने देने वाली थी। वो देखती है कि शिरोन का हाथ अपने पैंट की बटन पर उसे खोलने के लिए जाता है, जिसे देखकर एमी सोचती है क्या ये सच में पागल हो गया है। उसे कपड़े उतारते हुए देखने के लिए वो लड़के बहुत एक्साइटेड हो जा रहे थे, लेकिन तभी शिरोन की नजरों में एक छोटी सी मक्खी भी दिखाई देने लगती है, जिसकी आवाज बहुत तेज आ रही थी और उसे ऐसा लगता है जैसे टाइम एक पल के लिए रुक गया है। उसे चीजें अजीब सी दिखाई देने लग गई थी। उसे वो दिखने लगा था जो हेड मास्टर के साथ उसकी कुछ देर पहले मुलाकात हुई थी और उन्होंने उसे विंड क्रिएट करके दिखाया था। और वो मन में ही कहता है ये तो मेरी यादें हैं, मैं अपने मेमोरीज के अंदर हूँ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो उस याद में एक हवा को भी देख पा रहा था और वो सब उसके दिमाग में समा रहा था। लेकिन उस वक्त तक उन लड़कों को गुस्सा आने लगा था और वो शिरोन को धमकाते हुए कहता है तुम साले कमीने, तुम क्या बहरे हो? क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता या तुम्हें लग रहा है कि मैं कोई मजाक कर रहा हूँ? इस वक्त शिरोन के मन से सारा डर गायब हो गया था जैसे, और शिरोन को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे पहले कभी नहीं हुआ था। एमी चिल्लाकर उन्हें कहती है कि रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। लेकिन तभी उसी वक्त शिरोन के आसपास इतनी जोर की तूफान उठता है कि सारे लड़के दर्द से चिल्लाने लगते हैं और हवा में उड़ जाते हैं। शिरोन खुद भी इस बात से इतना हैरान हो जाता है कि इस बात को हजम नहीं कर पा रहा था और वो देखता है कि सारे लड़के जो ऊपर हवा में हैं वो एकदम से नीचे गिरने लगते हैं और वो देखता है वो लड़के बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी का हाथ टूट जाता है तो किसी की सारी हड्डियां चकनाचूर हो जाती है और किसी के मुंह से झाग आने लगता है। एमी उस हवा से अपने कपड़ों को ऊपर उठने से बचाने की कोशिश करते हुए शिरोन की तरफ भागते हुए आती है और कहती है ए तुम, आखिर तुम हो क्या चीज? तुमने मैजिक करना कहाँ से सीख लिया? आखिर तुम्हारे जैसा कोई आम लड़का मैजिक कैसे कर सकता है? तभी शिरोन अपने बगल वाली गली से आती हुई आवाज की तरफ देखता है। वहाँ हुए तेज आवाज को सुनकर भीड़ वहाँ पहुँचने लगी थी, जिसे देखकर एमी एक पल के लिए नीचे झुकती है और छलांग लगाकर हवा में उड़ जाती है और वहाँ से निकल जाती है, जो देख के शिरोन हैरान हो जाता है और कहता है इसने ये कैसे कर लिया। लेकिन तभी वो पीछे देखता है कि भीड़ उसके पास आ रही थी और वो नीचे देखता है। वो उन घायल लड़कों को देखकर सोचता है कि वो लोग मेरी बात को पक्का सुनने ही नहीं वाले हैं और किसी भी हालत में नहीं सुनेंगे और मुझे ही पकड़ लेंगे, और इसीलिए वो भी वहाँ से जल्द भागने की कोशिश करता है और अपने पापा को याद करता हुआ जोर से भागने लगता है और ये सोचते हुए वहाँ से भाग जाता है कि ये दुनिया बहुत बुरी है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक आलीशान घर दिखाया जाता है जो कि फर्स्ट क्लास नोबल्स कैमरिज का होता है, जहां एमी रहती है और घर आते वक्त सोच रही होती है कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि वो लोग एक बच्चे से मार खा गए। एमी की खुशपुसाहट सुनकर उसके पापा शकोरा कैमरिज, जो कि कैमरिज फैमिली के हेड होते हैं, वो बोलते हैं आज तुम जल्दी घर आ गई, क्या तुमने फिर से आज क्लास बीच में ही छोड़ दी एमी? एमी थोड़ा चिढ़ते हुए बोलती है मैंने सब कुछ सीख लिया है ऑलरेडी और वहाँ कुछ मजा भी नहीं आता। फिर शकोरा बोलता है पता नहीं तुम्हें कब अकल आएगी, अगर तुम जीनियस हो फिर भी अगर तुम इस तरीके से केयरलेस रहोगी तो तुम्हें सब नजरअंदाज कर देंगे। एमी इस बार कोई जवाब नहीं देती और चुपचाप सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है, जो कि काफी अनयूजुअल था उसके पापा के लिए, क्योंकि वो हमेशा पलटकर कुछ न कुछ जवाब दे देती थी। फिर जब वो एमी की तरफ देखते हैं तो अचानक से एमी बोलती है कि डैड, अगर आप किसी को जानते हैं जो मैजिक एकेडमी में काम करता हो, क्या आप उनसे मुझे मिलवा सकते हो? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें एक छोटा सा कुछ महीनों का टाइम स्किप देखने को मिलता है। अब सर्दियां आ चुकी थी और चारों तरफ बर्फ गिरी हुई थी, जिसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट शायद शहर गया हुआ था कुछ काम से अपने, और लौटने पर शिरोन को आवाज दे रहा होता है। फिर विंसेंट की वाइफ ओलिना, जो कि सर्दियों के लिए कपड़े बुन रही होती है, वो विंसेंट से कहती है कि शिरोन तो जंगल से लकड़ियां लेने जा रहा हूँ बोलकर घर से निकला है। विंसेंट कहता है क्या अभी बर्फ गिरनी बंद भी नहीं हुई और लकड़ियां लेने चला गया? मैं जाकर उसे ढूंढता हूँ। और फिर विंसेंट घर से निकल जाता है और रास्ते में पिछली बार की बात को याद करते हुए यह सोच रहा होता है कि जब पिछली बार मैं शिरोन को शहर लेकर गया था तो मैंने उसे ऑलमोस्ट खो ही दिया था। उसने तो बस यह कह दिया कि खो गया था, लेकिन असल में क्या हुआ था। और फिर इसके बाद हमें एक बड़ा सा पेड़ दिखता है जिस पर कुल्हाड़ी के बहुत सारे वार के निशान थे, जिसमें सामने शिरोन खड़े होता है। इतनी ठंडी में भी उसके पसीने छूटने लगे थे और उसे हल्की हल्की खांसी आ रही। वो सोच रहा था जो मैजिक उससे उस दिन ट्रिगर हुआ था, मैं उस दिन के बाद से उसे आज तक यूज करने में कामयाब नहीं हुआ। वो मैजिक जो मैंने उस दिन सक्सेसफुली कास्ट कर लिया था, वो भी अनजाने में। वजह है इनसाइट्स। मुझे बीच के हिस्से के बारे में कुछ भी नहीं पता हुआ था क्योंकि मुझे मैजिक की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं स्पिरिट जोन एंटर कर सकता हूँ। हम देखते हैं कि शिरोन स्पिरिट जोन में आ जाता है और उसे हर तरह की आवाजें सुनाई देने लगती है और वो हर चीज को फील कर सकता है, टच, शेप, स्मेल। वो उस पेड़ के चारों तरफ हर छोटे छोटे हिस्से को भी फील कर सकता था। फिर उसे पेड़ के बीच में से कुछ स्ट्रेंज दिखाई देता है, उसे कुछ समझ नहीं आता लेकिन वो उसे फील कर सकता था। फिर वो अपने कुल्हाड़ी उठाता है और उस पर पेड़ पर उसी हिस्से पर जोर से वार कर देता है
और एक जोर की ऐसी आवाज आती है जैसे मानो वहां बिजली गिरी हो और वो पेड़ बीच से फट जाता है, जिसे देखकर शिरोन कहता है मैजिक। शिरोन के पापा विंसेंट वहां पहुंच चुके होते हैं और उसने शिरोन को एक ही बार से पेड़ काटते हुए देख लिया है, जिसे देख के वो खुद घबरा जाता है और सोचता है मैंने अभी अभी क्या देखा, ये तो एक थंडर स्ट्राइक था। फिर वो देखता है कि अब शिरोन उस पेड़ को आरी से काट कर उसके टुकड़े कर रहा था और शिरोन सोच रहा था कि मैंने पहले 100 पेड़ काटे होंगे, लेकिन अभी तक ये पहली बार था जब मैं ऐसा करने में कामयाब हुआ हूँ, बिल्कुल उस दिन के जादू की तरह। शिरोन के बदले हुए रूप को देखकर विंसेंट की आंखों में आंसू आने लगते हैं। शिरोन मन में ही बात कर रहा होता है कि मुझे अफवाहें नहीं चाहिए, मुझे सॉलिड नॉलेज चाहिए। कल, परसों भी और उसके पहले भी मैं ये रोज रिपीट करूंगा, कभी कोई मौका मिल जाए अगर तो इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में हमें फिर से एक 3 साल का टाइम स्किप देखने को मिलता है, जिसमें हम देखते हैं कि शिरोन अब और भी बड़ा हो चुका था और उसके बाल काफी लंबे हो गए थे। वो एक पेड़ के कटे हुए हिस्से में बैठा मेडिटेशन कर रहा होता है, जो कि अब उठता है और अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और मन में ही कहता है तुम इसे अपनी आंखों से नहीं देखते हो। फिर वो पूरी ताकत से पेड़ पर वार करते हुए कहता है तुम इसे फील करते हो अपनी आंखों से। और वैसे ही एक तेज बिजली गिरने की आवाज आती है और हम देखते हैं कि पेड़ कटकर गिर चुका होता है। शिरोन कहता है मैं सिर्फ मेडिटेशन करने के बाद घर ही निकलने वाला था और अभी ऑलरेडी 5 घंटे बीत चुके हैं। शिरोन फिर से स्पिरिट जोन में एंटर करता है और कहता है ऐसा लगता है जैसे मैंने नेचर में ही मिल गया हूँ। झाड़ियों का लहराना, केचुओं का हिलना डुलना, पेड़ों का अपनी जड़ों से पानी सोखना, इस सब को हजम करने के लिए तो 5 घंटे भी कम है। वो लकड़ियों को बांधकर उसे अपने पीठ पर उठाते हुए हेडमास्टर की बातों को याद करता है, जब उन्होंने कहा था कि अगर तुम स्पिरिट जोन एंटर करने में कामयाब हो जाते हो तो तुम्हारे लिए एक नई दुनिया खुल जाएगी। शिरोन सोचता है एक अलग दुनिया, यह तो एक स्ट्रेंज तरीका है इसे समझाने का। अब वो घर की ओर निकल जाता है। फिर जब वो घर तक पहुंचता है तो 2 सफेद घोड़ों को चढ़ते हुए देखता है। वो देखता है कि उसके घर के बाहर एक फैंसी कैरेज खड़ा होता है। वो सोचता है कि क्या हमारे घर में कोई मेहमान आए हैं। वो घर के अंदर आता है ये कहते हुए कि मैं वापस आ गया, लेकिन तभी वो हैरान हो जाता है जब देखता है कि उसके पापा विंसेंट भी लौट आए हैं। हम देखते हैं कि वहाँ एक टेबल पर विंसेंट, ओलिना और एक गेस्ट बैठा होता है। फिर विंसेंट कहता है शिरोन यहाँ आओ, आओ और इनसे मिलो। ये ओजेंट के घराने से है, ये असिस्टेंट बटलर हैं। बटलर शिरोन से कहता है नाइस टू मीट यू, तुम मुझे तेमुरान बुला सकते हो। फिर शिरोन अपना सर झुकाते हुए कहता है ये आपसे मेरी पहली मुलाकात है, मेरा नाम शिरोन है। बटलर चेयर से उठते हुए कहता है मैं तुमसे मिलने आया हूँ। शिरोन सोच रहा होता है कि हाउस ऑफ ओजेंट 2nd क्लास नोबल है किंगडम में, कोई नोबल्स के अंडर काम करने वाला भला मुझे क्यों ढूंढ रहा है। तब तक तेमुरान शिरोन को पकड़ के कहता है जरा मुझे तुम्हें देखने तो दो ठीक से, क्या तुम्हें पढ़ना आता है। शिरोन रिप्लाई करता है कि मैंने यहाँ वहाँ से कुछ कुछ चीजें पढ़ी है बचपन से ही। फिर तेमुरान शिरोन को पलट कर पीछे से देखने लगता है और शिरोन कहता है क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। तब तेमुरान बोलता है ऐसा लगता है कि तुम्हारी अच्छी प्रतिष्ठा है, तुम एक लकड़हारे के बेटे हो लेकिन तुम्हें पढ़ना आता है और तुम एक अच्छे बच्चे भी हो। क्या तुम्हारा कोई इरादा है हाउस ऑफ ओजेंट के लिए काम करने का। जो सुनकर शिरोन शॉक हो जाता है और पूछता है क्या। फिर तेमुरान आगे बोलता है कि हम हाउस ऑफ ओजेंट लाइब्रेरी के बुक्स को बाहर मूव करने वाले हैं। वहाँ टोटल 10,000 बुक्स हैं, जिसके साथ इंपॉर्टेंस बुक्स भी हैं जिन्हें कलेक्ट करना होगा। ये 2 साल का काम है। मूविंग का काम दूसरे लोग करेंगे, लेकिन छांटने का काम सिर्फ हम 2 लोग ही करेंगे। और फिर शिरोन सोचता है लाइब्रेरी, अगर ये हाउस ऑफ ओजेंट की लाइब्रेरी है तो जरूर ये नॉलेज से भरी होगी जो कि जादूगरों के काम की हो सकती है। तेमुरान आगे बोलना जारी रखता है कि लेकिन सिर्फ तुम्हारी फैमिली को ही इसके बारे में पता है। अगर उसमें से एक भी बुक लीक हो गई और अगर इसके बारे में कोई खबर भी फैलती है तो तुम्हारी और तुम्हारी फैमिली की जान ले ली जाएगी। जो सुनकर शिरोन के पेरेंट्स विंसेंट और ओलिना काफी डरे सहमे और टेंशन में लग रहे होते हैं, जिन्हें देख के शिरोन सोचता है तो यही वजह है कि ये दोनों इतने परेशान लग रहे हैं। तेमुरान आगे विंसेंट से बोलता है और क्योंकि तुम्हारी जान खतरे में होगी इसलिए हम तुम्हें अच्छा खासा पैसा देंगे। ये इतना पैसा होगा जितना तुम शिकार करते करते अपनी पूरी जिंदगी में कभी नहीं कमा पाओगे। लगता है कि तुमने जो अपने बेटे को इतने अच्छे से पाला है वो काम का निकला। जो सुनकर विंसेंट गुस्सा से खड़े होते हुए कहता है कि मैंने पैसे के लिए तुम्हारी डिमांड्स को नहीं सुना, मैं तो बस चाहता था कि हमारा शिरोन अपने सपनों को पूरा कर सके। लेकिन विंसेंट की बात सुनकर तेमुरान जोर जोर से हंसने लगता है और बोलता है तुम इतना क्या सोच रहे हो, तुम्हें लगता है कि इसका करियर बन जाएगा। सपने देखना छोड़ दो। अगर तुमने ये पैसों के लिए नहीं किया तो तुमने मुझसे रिक्वेस्ट क्यों किया कि मैं तुम्हारे बेटे को यूज करूं। विंसेंट कहता है क्योंकि तुमने कहा था कि वो बुक्स पढ़ सकता है। तेमुरान कहता है हाँ ऑफ कोर्स मैंने ये कहा था, लेकिन अगर ये बुक्स पढ़ भी सकता है तब भी मेरे लिए इस पे पूरी तरीके से नजर रखना इम्पॉसिबल होगा। तुमने कहा तुम दुआ करते हो कि तुम्हारा बेटा अपने सपनों को पूरा कर पाए। क्या तुम आज तक अपने बेटे से भी ऐसे ही झूठ बोलते आए हो।
ये सुनकर विंसेंट को झटका लगता है और वो उसे अपने पास्ट की कुछ चीजें याद आ जाती है और हमें वहां पर एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें विंसेंट जवान था और शिरोन एक छोटा सा बच्चा। वो पास्ट को याद करके सोच रहा होता है कि ओलिना ने शिरोन को सिर्फ फन के लिए 2-4 वर्ड सिखाए थे, लेकिन जब वो 6 साल का हुआ तो वो खुद ही बुक्स पढ़ने लग गया सीखने के लिए। वो पढ़ते हुए बहुत ही अच्छा और प्यारा लगता था, लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली वो बहुत समझदार था। शायद उसमें एक नोबल का खून दौड़ रहा है। अगर वो हमारी जगह एक नोबल के द्वारा पाला होता तो वो स्कूल भी जा सकता था। फिर वो अचानक सोचता है, नहीं नहीं, मैं ये क्या सोच रहा हूँ, शिरोन हमारा ही बेटा है। ये बिल्कुल सही है कि एक लकड़हारे का बेटा पहाड़ों में काम धाम करना सीखे। लेकिन जब शिरोन ने पहाड़ों में काम करना चालू किया, मैं डरा हुआ था। फिर हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें विंसेंट तैमूरान से सिटी में रिक्वेस्ट कर रहा होता है कि तुम्हें एक आम आदमी या कॉमनर चाहिए जो पढ़ सके, है ना? प्लीज मेरे बेटे को मौका दो। वो जब से छोटा था तब से बुक्स पढ़ रहा है और वो बहुत समझदार भी है, लेकिन प्लीज क्या तुम उसे बुक्स पढ़ने दे सकते हो? हम देखते हैं कि विंसेंट रोते हुए गिड़गिड़ा रहा था उसके सामने। अब बैक टू दी प्रेजेंट हम देखते हैं कि विंसेंट गुस्से से तैमूरान से कहता है कि मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए। अगर मुझे पता होता कि ये होने वाला है तो मैं वैसे भीख नहीं मांगता जैसे मैंने मांगा था। विंसेंट रोते हुए चिल्ला कर कहता है, निकल जाओ मेरे घर से अभी के अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई चंद पैसों के लिए मेरी फैमिली का मजाक बनाने की? फिर तैमूरान अपनी टोपी उठाता हुआ वहां से स्माइल करते हुए जाने लगता है और सोचता है कि अब क्या ही कर सकते हैं उनका, जिन्हें अपनी औकात नहीं पता। लेकिन तभी वो सुनता है जब शिरोन विंसेंट से कहता है कि नहीं पापा, मैं ये करूंगा। तैमूरान जब मुड़कर देखता है तो शिरोन उसकी तरफ देख रहा होता है और विंसेंट बहुत परेशान होकर शिरोन को आवाज देता है। तैमूरान शिरोन से कहता है कि क्या तुम सीरियस हो? मैं तुम्हें यह सब सिर्फ डराने के लिए नहीं कह रहा हूँ। मैं तुम्हें गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि एक छोटी सी अफवाह भी तुम्हारा गला कटवा सकती है। फिर शिरोन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ कोई बात नहीं, मुझे ये करने दो। मैं इसे कभी लीक नहीं करूंगा और अगर इसे कभी कुछ होता भी है तो मैं आप पर गुस्सा नहीं करूंगा। जो सुनकर तैमूरान भी थोड़ा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है, अगर तुम्हें इतना ही शौक है तो मैं 1 हफ्ते बाद तुम्हें लेने आऊंगा। अगर उससे पहले तुमने अपना मन बदल लिया तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर तुम एक बार मैनोर आ गए फिर जान लो कि तुम वहां से कभी नहीं निकल पाओगे जब तक कि काम खत्म ना हो जाता। और फिर वो ऐसा कहते हुए वहां से चले जाते हैं। पीछे से उसके पेरेंट्स चिंता से देख रहे होते हैं और विंसेंट कहता है, शिरोन तुमने इस तरह के काम अपना सर क्यों ले लिया? उन कमीनों को बस कोई चाहिए जो उनके लिए मर सके। ये तुम्हारे पापा की गलती है तो मैं ही इसकी जिम्मेदारी लूंगा, तुम बस ये काम ठुकरा दो। लेकिन अचानक वो शॉक हो जाता है जब शिरोन खुशी के आंसू रोते हुए उसके तरफ देखता है और कहता है, पापा थैंक यू सो मच मुझे इतना बड़ा गिफ्ट देने के लिए। फिर ये सुनकर शिरोन के पापा विंसेंट रोते हुए शिरोन को गले लगाते हुए कहते हैं, शिरोन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। क्या तुम्हें लगा कि तुम्हारे पापा तुम्हारी सुरक्षा नहीं कर सकेंगे? सही सलामत वापस लौट आना। शिरोन कहता है, मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि मेरी फैमिली पर एक आंच भी ना आए। शिरोन की मम्मी ओलिना रोते हुए सोचती है, शिरोन क्या मैंने तुम्हें फाइनली सही से पालकर बड़ा किया? शिरोन और विंसेंट गले लगकर बहुत वक्त तक रोते हैं। फिर 1 हफ्ते बाद अब हम देखते हैं कि विंसेंट एक पेपर पर साइन कर रहा होता है और वो आदमी उसके साइन करते हुए उससे पेपर छीन लेता है। फिर वो लोग शिरोन को अपने साथ ले जाते हुए कहते हैं, हमारे पास टाइम बहुत कम है, अब जल्दी चलो और अपना सामान यहाँ अंदर डाल लो। फिर वो लोग अंदर बैठ जाते हैं। जब वो दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं तब शिरोन स्पिरिट जोन एंटर करता है और उसे सब दिखने लग जाता है कि कैसे उसके जाने के बाद उसके मम्मी पापा रो रहे थे, जो देखकर शिरोन भी भावनाओं में बहने लगता है। लेकिन तभी घोड़ा गाड़ी का पहिया एक पत्थर से टकराता है जिससे शिरोन वापस होश में आ जाता है और खुद से कहता है कि इमोशनल होने का वक्त नहीं है, ऐसा मौका जिंदगी में फिर कभी नहीं आएगा। ये 2 धारी तलवार है। इतना ज्यादा पावरफुल लोगों के बीच क्या मैं सुरक्षित 2 साल सरवाइव कर पाऊंगा? फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उस गाड़ी में बैठे एक आदमी शिरोन को एक्सप्लेन कर रहा होता है और कह रहा होता है, ओजेंट फैमिली का हाउस सिटी ऑफ क्रियस में लोकेटेड है जो कि थॉर्मिया किंगडम के अंदर आता है। एक वॉरियर फैमिली जो अक्सर ऑफिशियल स्वॉर्ड्समैन रेस करता है। प्रेडेसेसर फैमिली हेड एक ऑफिशियल 3rd क्लास स्वॉर्ड्समैन है और करंट हेड बिशप ओजेंट के 4th क्लास नाइट हैं। शॉर्ट में बताऊं तो वो फोर्सेस ऑफ पावर इन द सिटी की कंट्रोल में है। फिर वो बाहर की तरफ इशारा करते हुए कहता है, और ये द फेमस ओजेंट फैमिली का आकर्षण द ग्रेट वॉकवे है, जो देखकर शिरोन बहुत नर्वस हो जाता है। फिर वो आदमी शिरोन से कहता है, अभी से घबरा गए? ये फैमिली मॉन्स्टर से भरी है। जो सुनकर उसके सामने चल रहा आदमी कहता है, जरा जबान संभाल के, क्या तुम अपना गला कटवाना चाहते हो? फिर जब शिरोन इधर उधर देख रहा होता है तो वो लोग आगे जाते हुए कहते हैं, चलो आओ हमें यहाँ से चल कर जाना है। शिरोन सोचता है, अब ये हकीकत जैसा लग रहा है, ये 2nd क्लास नोबल्स हैं, दी ओजेंट फैमिली। अब एक टावर के पास पहुंचकर वो आदमी बोलता है, ये ऑफिस है और साथ ही रहने की जगह भी बटलर्स के लिए, और इसी जगह तुम रहने वाले हो। हम देखते हैं कि उन्हें देखकर तैमूरान अपनी चेयर से खड़े होते हुए कहता है, अच्छा तो तुम आ गए।
मैं तुम्हें तुम्हारा काम समझा दूंगा, तो जल्दी मेरे पीछे आओ। फिर शिरोन उसके पीछे चल देता है और फिर वो एक गेट खुलता है और अंदर जाता है, जहाँ पहुंचकर शिरोन शॉक हो जाता है और सोचता है कि वाओ, तो ये है दी ग्रेट लाइब्रेरी ऑफ ओजेंट्स। फिर तेमुरान बोलता है यहाँ की बुक्स न्यू लाइब्रेरी में मूव की जाएंगी और तुम्हारा काम है उन्हें ऑर्गेनाइज करना। तुम्हें हर हफ्ते एक लिस्ट दिया जाएगा और उसके हिसाब से तुम्हें उन बुक्स को ढूंढकर इकट्ठा करना है। काम सुबह के 9 बजे से शाम के 5 बजे तक का होगा। उसके बाद तुम्हारा फ्री टाइम है, लेकिन तुम बाहर नहीं जा सकते और तुम स्पेशल परमिशन के बिना मैनर एंटर भी नहीं कर सकते। कॉमन बटलर तुम्हें बटलर रूल्स समझा देगा। अब तुम्हें कुछ और पूछना है? शिरोन मन में ही कहता है ये चीज जान दाव पर लगाने के लायक है और फिर तेमुरान से पूछता है मुझे कब से शुरू करना है? तब तेमुरान बोलता है कल से स्टार्ट करो। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि हमें लाइब्रेरी का शॉट दिखाया जाता है। अगला दिन हो चुका था और शिरोन रेडी होकर वहां पहुंच गया था। वो तेमुरान की दी हुई उस लिस्ट को अपने वर्किंग डेस्क पर रखता है और मन में ही कहता है समझ आ रहा है कि क्यों एक ही पर्सन को बुक जमाने का काम दिया गया है। जमाने का काम एक जैसा होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एक बुक ऑर्गेनाइज करनी है जिसका नेम है हिस्ट्री ऑफ स्वॉर्ड्समैनशिप, तो हर आदमी की अपनी एक अलग राय होगी। अगर उसे प्रोफेशनल स्वॉर्ड्समैन कैटेगरी में जाना चाहिए या हिस्ट्री की कैटेगरी में जाना चाहिए। और ऑर्गेनाइजेशन की सिस्टम को टटोलते हुए मुझे एक और बात पता चली, जो ये है कि सभी नॉलेज कनेक्टेड है और बैकबोन जो इन्हें कनेक्ट करती है वो है हिस्ट्री। हिस्ट्री की ही एक लाइन में नॉलेज का भंडार पड़ा है। हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ने के बाद उसे दूसरे एरियाज में लगाने पर लर्निंग और भी ज्यादा आसान हो जाती है। 10,000 बुक्स में से यहाँ लगभग 850 बुक्स हिस्ट्री की हैं। मेरे पास यहाँ जो 2 साल हैं उसमें मैं इन्हें पूरा पढ़ लूंगा ताकि मैं अपना जादूगर बनने का सपना पूरा कर सकूं। फिर शिरोन को किसी की आने की आवाज सुनाई देती है। वो सोचता है कि शायद वॉइस बटलर आ रहे हैं और मैं बुक पढ़ते हुए पकड़ा जाना अफोर्ड नहीं कर सकता क्योंकि ये ऑफिशियली मुझे इसकी इजाजत नहीं देता है और वो बुक बंद कर देता है। फिर तभी तेमुरान वहां पहुंच जाते हैं और लिस्ट चेक करते हुए शिरोन से पूछते हैं कि तुम ठीक से ऑर्गेनाइज कर रहे हो ना और फिर से ओवर टाइम काम कर रहे हो? शिरोन कहता है हाँ मैं कर रहा हूँ। फिर तेमुरान वहां से जाते हुए कहता है तुम्हें अभी बहुत वक्त तक काम करना है, तो अपनी हेल्थ कंडीशन को बिगाड़ो मत जल्दी, इतनी तुम्हें ही सारी जिम्मेदारियां उठानी है। शिरोन कहता है कि हाँ मैं ध्यान रखूंगा। फिर तेमुरान वापस शिरोन की तरफ मुड़कर देखता है और फिर पलटकर उसके पास आने लगता है। तब शिरोन घबरा जाता है कि कहीं बुक पढ़ते हुए तो पकड़ा तो नहीं गया मैं, लेकिन शिरोन कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर तेमुरान शिरोन की शोल्डर पर लगे धूल को झाड़ते हुए कहता है कि ये एक लाइब्रेरी है, यहाँ सिर्फ बटलर्स ही नहीं बल्कि फैमिली हेड एंड यंग मास्टर्स भी आते हैं, तो अपनी यूनिफॉर्म का ख्याल रखो और मेक श्योर करो कि तुम ओजेंट फैमिली की क्वालिटीज खराब ना करो और अपने इन लंबे बालों का कुछ करो। शिरोन कहता है हाँ ठीक है, चलिए गुड नाइट। फिर वो उनके जाने के बाद कांपते हुए सोचता है ये क्या था, मुझे आगे 2 साल तक फोकस रहना होगा, मुझे ध्यान रखना होगा कि मैं किसी मुसीबत में ना पड़ जाऊं। वो अपने बालों को नोटिस करके सोचता है कि क्या मैं भी इन्हें बांध लूं पापा की तरह। फिर वो बुक ओपन करते हुए सोचता है कि लेकिन बड़ी परेशानी है ये कि ये बहुत मुश्किल है। 3 एम्परर्स 7 किंगडम्स, सिर्फ थॉर्मिया किंगडम अकेला ही बहुत हार्ड है। मैं इतना सब कैसे याद करूं? लगता है मुझे रट्टा मारना पड़ेगा, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मुझे कभी भी कहीं भी याद रखना है तो मुझे इसके लिए इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। और हम देखते हैं कि वो पढ़ते पढ़ते ही सो जाता है, लेकिन तभी वहाँ हेड बटलर आ जाता है और उसकी बुक उठाते हुए देखता है और कहता है क्या बेवकूफ है, इस बुक को हफ्ते भर पकड़कर बैठा रहना। क्या तुम्हें लगता है कि तुम पढ़ाई करके सक्सेसफुल बन जाओगे? अगर तुम प्रैक्टिकल बुक भी पढ़ रहे होते तो मैंने तुम्हें काम के अलावा बाकी वक्त में यहाँ आने से बैन कर दिया होता। लेकिन ये सुकून की बात है कि ये सिर्फ एक इडियट है जो बड़े बड़े सपने देखता है बस। और ऐसा कहते हुए वो वहां से चला जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें 3 मंथ्स का टाइम स्किप देखने को मिलता है। शिरोन को वहाँ काम करते हुए 3 महीने बीत चुके थे। शिरोन अपने काम को अब पहले से काफी ज्यादा माहिर हो चुका था और साथ ही मेल सर्वेंट से कुछ जरूरी बातें भी सीख चुका था। हम देखते हैं कि एक बटलर पूछ रहा होता है कि शिरोन क्या यही बुक्स है जो तुमने आज जमाई है? शिरोन कहता है हाँ, तुम अपने साथ पूरा सेट ले जा सकते हो। बटलर बोलता है अच्छा, मैं ये वाली बुक बोरो करना चाहता हूँ। शिरोन कहता है सेकंड यंग मास्टर भी यही वाली बुक बोरो कर रहे हैं, है ना? लेकिन वो जो बुक्स पिछली बार लेकर गए थे वो सब उन्होंने अभी तक नहीं लौटाई है। अगर बाई चांस तुमने उन्हें कहीं घुमा दिया होगा तो ये तो बड़ी अजीब बात हो जाएगी। बटलर थोड़ा नर्वस होते हुए कहता है हाँ तुम सही कहते हो, मैं उनसे पूछता रहता हूँ कि वो कब लौटाएंगे, लेकिन वो कहते हैं कि वो खुद ही आकर ये लौटा देंगे। और सच कहूँ तो नोबल्स को कुछ खास फर्क भी नहीं पड़ता अगर कोई बुक गुम हो जाए तो, बस हम बटलर्स को ही सारी फिक्र रहती है। शिरोन सोचता है कि वैसे सोचा जाए तो सबसे शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि अगर कोई बुक लीक भी हो जाए तो नोबल्स को कोई खास फर्क नहीं पड़ता और शायद कोई बुक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक भी नहीं है इस लाइब्रेरी में। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि मैं कम खतरे में हूँ। बटलर बोलता है लेकिन तुम ये सब किसी को मत बताना कि मैंने अभी जो भी कहा। अच्छा अब मैं चलता हूँ, बाय, अपना ख्याल रखना। फिर शिरोन सोचने लगता है कोई रईस आदमी का एटीट्यूड सिर्फ तब अच्छा होता है जब उसके पास
आम लोगों की वफादारी हो। आम लोगों को अपनी जान पर खेलना पड़ता है, वो भी उन चीजों के लिए जो नोबल्स को याद तक नहीं रहती। सर्वेंट्स भी छोटी से छोटी गलती को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते और ये बहुत बेरहम हो सकते हैं। क्या ही फर्क पड़ता है नोबल्स को इससे, फर्क पड़े या ना पड़े। अपने काम से काम रखना और एक शांत और आसान जिंदगी जीना ही सबसे ठीक है। लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि लाइब्रेरी का गेट धड़ाके से खुलता है और वहां से एक नीले बालों वाला लड़का भाग कर आ रहा होता है, ये चिल्लाते हुए, अरे यार तुम कितने खुसड़ बुड्ढे। शिरोन को समझ नहीं आता कि वो अचानक से क्या हो रहा है। फिर शिरोन उसके नीले बालों को नोटिस करता है, जो देखकर वो समझ जाता है कि यह लॉर्ड रियान ओजेंट का सबसे छोटा बेटा है, जो हाँफते हुए कह रहा होता है कि क्या ही फर्क पड़ता है अगर मैं आज ट्रेनिंग ना करूँ तो। इसमें इतनी बड़ी कौन सी बात हो गई, अगर आज थोड़ा सा रेस्ट कर लूँ तो। तभी पीछे से एक आवाज आती है जो चिल्लाकर कह रही होती है, रियान तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भागने की, एक बार तुम पकड़ में आ जाओ फिर मैं तुम्हें 100 राउंड दौड़ लगवाऊंगा। रियान घबरा कर भागते हुए शिरोन के पास जाता है और कहता है, हे तुम उसे बताना मत कि मैं यहाँ हूँ, समझ गए। शिरोन नोटिस करता है कि रियान का शरीर काफी बड़ा है और फिर रियान वहीं बगल वाली टेबल के नीचे घुसकर छुप जाता है। तभी गेट से एक टकला आदमी अंदर आता है और कहता है, मुझे पता है कि तुम यही कहीं छुपे हुए हो। वो शिरोन से कहता है, ओए तुम, क्या एक नीले बालों वाला लड़का मूंगफली के साइज का कोई यहाँ आया है। शिरोन सोचता है कि अगर इनके लिए वो लड़का मूंगफली के साइज का है तो इनकी नजर में मैं कैसा दिखता हूँ। फिर शिरोन कहता है कि जैसा मैंने देखा उसके हिसाब से वो सबसे छोटे यंग मास्टर की तरह दिख रहा था, लेकिन मुझे माफ करना, आप कौन है। वो आदमी गुस्से के साथ जवाब देता है, मैं स्वॉर्ड्समैन इंस्ट्रक्टर हूँ, मैं वो टीचर हूँ जिसके पास उस मूंगफली को पीटने की पूरी छूट है। बेहतर होगा तुम मुझे जल्दी से बता दो कि वो कहाँ है और कोई मजाक करने की कोशिश मत करना अगर तुम्हें मार नहीं खाना है तो। फिर शिरोन कहता है, अच्छा समझ गया, यंगेस्ट मास्टर वहाँ उस बुक शेल्फ के नीचे छुपे हैं। रियान कहता है, क्या तुम पागल हो गए हो, तुम्हें मरने का शौक है। जैसे ही रियान वहां से बाहर निकलता है उसका टीचर उसे पकड़ लेता है और रियान कहने की कोशिश करता है कि मास्टर ये कोई गलतफहमी है, लेकिन टीचर उसकी बात नहीं सुनता, उसे खींच कर बाहर पटक देता है। फिर उसके एक पैर को पकड़कर उसे लाइब्रेरी से बाहर खींचने लग जाता है और कहता है, तुम बदमाश मेरे साथ चलो, ट्रेनिंग भूल जाओ, अब तो तुम्हें मेंटल ट्रेनिंग की जरूरत है। रियान शिरोन की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। शिरोन कहता है, इंस्ट्रक्टर का फैमिली हेड पर अथॉरिटी था तो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। इसके बाद रूमर्स के हिसाब से वो रियान का टीचर उसे पकड़कर पहाड़ों पर ले गया 1 महीने के लिए। पहली एक बुक को पढ़ने में 20 दिन लग गए, लेकिन पहली बुक को अच्छे से समझने के बाद उसने 4 महीनों में 82 बुक्स पढ़ ली है। हम देखते हैं कि शिरोन एक बुक पढ़ रहा होता है और सोच रहा है कि बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था, सिर्फ शुरुआत ही डिफिकल्ट होती है। इनमें से कोई भी बुक में कम्प्लीटली न्यू इन्फॉर्मेशन नहीं है। अगर मैं शुरुआती 200 बुक्स से अपनी न्यू मजबूत कर लूं तो बाकी की 650 बुक्स और भी ज्यादा आसान हो जाएंगी। हम देखते हैं कि जैसे जैसे शिरोन पढ़ता गया उसे डाउट्स आने लगे। वो सोचने लगा कि क्या अभी हिस्ट्री पढ़ना सच में सही चॉइस है। अगर जैसा मैंने पास्ट के जादूगरों की अचीवमेंट्स के बारे में पढ़ा है, मुझे यकीन हो गया कि यही सही फैसला है। अगर कोई स्कॉलर कोई थ्योरी इन्वेंट करता है तो मेज वो पर्सन होता है जो उस थ्योरी को रियल लाइफ में मैनिफेस्ट करता है। मतलब ये कह सकते हैं कि एक मेज और एक स्कॉलर सेम है, लेकिन फिर भी सभी स्कॉलर्स मेज नहीं होते क्योंकि वो माइंड की एक्सट्रीम सेंसिटिविटी स्टेट में एंटर नहीं कर पाते, जो कि है स्पिरिट जोन। और इसीलिए मैं अपने स्पिरिट जोन के सहारे अगर मैं बहुत सारा नॉलेज इकट्ठा कर लूं तो वो मेरी नॉलेज का बैकबोन बन जाएंगी और मैं शायद सच में एक असली मेज बन सकता हूं। तभी अचानक लाइब्रेरी का दरवाजा खुलता है। हम देखते हैं कि रियान वहां एक बार फिर आ चुका था। वो बहुत ही गुस्से में था और कहता है कि मैं इस दिन का इंतजार करते करते हेल से होकर आया हूँ। शिरोन उसे देखकर घबरा जाता है और कहता है, क्या तुम सच में यहाँ इसीलिए आए हो। रियान कहता है, हाँ और क्या, तुम्हें पता भी है मुझे कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ा। मुझे बार बार काउंटलेस टाइम्स पहाड़ पर चढ़ना पड़ा और जब भी मुझे लगता कि मेरे हाथों में अब जान नहीं बची, मैं मर ही जाऊंगा, मैं तुमसे अपना बदला लेने के बारे में सोचता। शिरोन ये सब सुनकर सोचता है, ये तो मैंने जितना सोचा था उससे भी बदतर लग रहा है। लगता है इसका गुस्सा अपने पीक पर है। फिर रियान बोलता है, क्या तुम कुछ बोलने वाले नहीं हो। तुम्हें लगता है कि मैं ये सब सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा। मैंने तुमसे एक फेवर मांगा था और तुम पे ट्रस्ट किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे धोखा दिया। जब मैं तुम्हारे जैसे डरपोक लोगों को देखता हूँ तो मुझे घिन आती है। शिरोन कहता है, मैंने तुमसे गद्दारी नहीं की, मैंने तो बस वो बोला जो सच था। रियान शिरोन को कपड़ों से पकड़ते हुए कहता है, अपने आप को सही साबित करने की कोशिश मत करो। अगर ऐसा है तो तुमने सीधे सीधे मुझे कह देना चाहिए था कि तुम मेरी रिक्वेस्ट को सुनने वाले नहीं हो। शिरोन सोचता है, यह आसान होता है उनके लिए जो स्ट्रॉन्ग है कि उन लॉजिक्स को सुने जो उनको सूट करता है। फिर वो बहुत ही शांति से कहता है,
बताओ मुझे क्या करना चाहिए। जो देख के रियान हैरान हो जाता है और सोचता है मैं इसे देख कर ही बता सकता हूँ कि ये बटलर है जिसने मेरी फैमिली के लिए काम करना चालू किया है, लेकिन ये इतने काम एटीट्यूड में कैसे है। वो कहता है ठीक है, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो है ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कौन हूँ, मेरे पीछे आओ। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि रियान शिरोन को लेकर ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गया था। शिरोन सोचता है कि रियान जरूर मुझे पीटना चाहता है जब तक उसका मन न भर जाए। चलो कोई ना, उसकी सारी मार खा लेता हूँ, ये मरने से तो अच्छा ही है। मैं इस चांस के साथ कोई गड़बड़ नहीं कर सकता जो मेरे पेरेंट्स ने अपनी जान पर खेल कर दी है। तभी रियान एक वुडन स्वॉर्ड फेंक कर कहता है ये लो, जिसे शिरोन पकड़ता है। फिर रियान उसकी तरफ अपनी वुडन स्वॉर्ड तानते हुए कहता है ये एक मुकाबला है, मैं तुम्हारी तरह डरपोक नहीं हूँ। मुझे कम समझने की गलती करने की हिम्मत चुकाने के लिए मैं जो इस वर्ल्ड का द ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनने वाला हूँ, तुम्हें मेरी तलवार के वार सहने होंगे। शिरोन कहता है क्या, मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझे डरपोक कह रहे हो। रियान कहता है हाउस ऑफ ओजेंट्स के सर्वेंट होने के नाते तुम्हें ओजेंट्स को प्रोटेक्ट करना होता है। तुमने मुझे मेरे मास्टर को बेच दिया क्योंकि तुम मार खाने से डरते हो। कोई मुसीबत में था और फिर भी तुमने उसे बेच दिया। फर्क नहीं पड़ता कि मेरी फैमिली मुझे कितना भी इग्नोर करे, मैं तुम्हारे जैसे किसी लड़के के सामने इस तरीके से ट्रीट किया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकता। चलो आ जाओ, तुम्हारे और मेरे बीच का फासला देखते हैं। मैं तुम्हें 3 बार पहले आने का मौका देता हूँ, इससे पहले कि मैं स्टार्ट करूँ। रियान की आंखों में देखकर शिरोन सोचता है इसकी आंखों का लुक तो चेंज हो गया, ये तो डेफिनेटली एक ओजेंट की ही आंखें हैं। ये वुडन स्वॉर्ड बहुत मजबूत है, अगर मैंने अपनी हड्डी तुड़वा ली तो मुझे वापस घर लौटना पड़ेगा। मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए। जो चीज मैं कर सकता हूं वो है, हाँ समझ गया, चलो कोशिश करते हैं। मेरे पास 3 चांसेस हैं। और हम देखते हैं कि शिरोन उसके ऊपर वार करने के लिए कूद जाता है, लेकिन रियान बहुत आसानी से उसे रोक देता है और कहता है 1। रियान ने रोकने के लिए शिरोन की तलवार को इतनी जोर से वार किया था कि शिरोन का हाथ उसके झनक से ही दर्द करने लगा था और वो सोचता है कि इतनी ज्यादा ताकत, लेकिन वो तुरंत ही तलवार वापस अपनी पकड़ में लेता है और एक बार फिर रियान पे वार करता है, लेकिन तभी रियान उसे फिर से आसानी से ब्लॉक कर लेता है। रियान इस बार शिरोन के अटैक से ज्यादा दम फील होता है। वो कहता है 2। फिर वो शिरोन से मजाक उड़ाते हुए कहने लगता है क्या तुम्हें पहली बार तलवार पकड़ी है। शिरोन के पसीने छूटने लगे थे। वो सोचता है कि अब मेरे पास सिर्फ एक ही चांस है, मुझे ये करना ही होगा। और ऐसा कहते ही शिरोन स्पिरिट जोन में एंटर कर जाता है और तलवार ऊपर उठाकर रियान की तरफ वार करने वाला होता है। तब रियान कहता है ये कैसा पोज बना रहे हो, मैं तो इसे आसानी से रोक लूंगा। और ऐसा ही होता है, जब शिरोन उस पर वार करता है तो रियान उसे रोक लेता है और कहता है अब मेरी बारी। लेकिन तभी एक पल में ही उसकी वुडन स्वॉर्ड क्रैक होती है और दूसरे ही पल में पूरी फट जाती है, जो देख के रियान भी शॉक हो जाता है। रियान की फटी हुई स्वॉर्ड को देखकर शिरोन मन में ही कहता है कि तुक्का काम कर गया। पहली अटैक में मैंने चीज़ों का अंदाज़ा लगाया, दूसरी अटैक में मैंने ओपोनेंट की टाइमिंग को कैलकुलेट किया और आखिरकार फाइनल अटैक में मैंने ये कर दिखाया, वो थंडर स्ट्राइक जो मैंने 3 साल से प्रैक्टिस करी है। हम देखते हैं कि रियान कंफ्यूजन के साथ बस खड़ा होकर अपनी वुडन स्वॉर्ड को देख रहा होता है। फिर तभी वो शिरोन से कहता है ओए तुमने ये तलवारबाजी कहाँ से सीखी। शिरोन कहने लगता है कि ये कोई तलवारबाजी नहीं है, ये तो थंडर स्ट्राइक है। मेरे पापा पहाड़ों में काम करते थे और मैं भी वहाँ उनके पीछे पीछे पहाड़ों में लकड़ी काटने जाया करता था, लेकिन पेड़ काटने के लिए मेरा शरीर कुछ ज्यादा ही कमजोर था, तो मैंने ये स्किल सीखी थी ताकि कमजोर शरीर की कमी को भरपाई कर सकूं। लकड़हारों की भाषा में इसे थंडर स्ट्राइक कहते हैं। रियान सोचता है कि ये लड़का क्या बके जा रहा है, इसने ये पेड़ काटते वक्त सीखा। मैंने 15 साल तलवार से पहाड़ों में ट्रेनिंग की है, ये कोई ऐसी स्किल नहीं है जो तुम कुछ लकड़ियां काटते हुए सीख जाओ। तभी हमें एक फ्लैशबैक देखने को मिलता है जिसमें एक वुडन स्वॉर्ड टूटती है। हमें एक काले लंबे बालों वाला बच्चा दिखाई देता है जिसकी कोई तारीफ करते हुए ये कह रहा होता है कि राई तुम कमाल के हो, तुमने इतनी जल्दी स्वॉर्ड्समैन टेक्निक सीख ली, तुमने ओजेंट सीक्रेट टेक्निक मास्टर कर ली, जबकि तुम अभी सिर्फ 12 साल गई हो। सेकंड यंग मास्टर की स्किल्स अपनी उम्र के बच्चों से बहुत ज्यादा आगे है, इसलिए अब मेरे पास इन्हें सिखाने के लिए और कुछ नहीं है। उसके साथ खड़ा आदमी बोलता है तुम तो बिल्कुल मुझ पर गए हो राई, हम आज के दिन सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाएंगे। और ऐसा कहकर वो हंसने लगते हैं, जबकि पीछे गिरा बैठा रियान उन्हें देखता रहता है और मन में ही कह रहा होता है कि मैं उसकी बराबरी क्यों नहीं कर सकता। और उसे शिरोन को देखकर भी राई ओजेंट की याद आ जाती है। वो फिर चिल्लाकर कहता है कि मैं ये नहीं मान सकता। शिरोन कहने की कोशिश करता है कि यंग मास्टर अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो किसी भी तरीके से हो, लेकिन उसकी बात को काटते हुए रियान आगे कहता है चुप हो जाओ। और फिर वो एक असली तलवार को मयांग में डालते हुए शिरोन की तरफ थ्रो करता है और बोलता है कि क्योंकि हम दोनों के वेपन्स खराब हो गए हैं इसलिए ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। अगर तुम स्वॉर्ड्स मैच सीखने के काबिल हो तो मुझे तुम्हें उसी के हिसाब से ट्रीट करना चाहिए।
आज से ठीक 1 महीने बाद ठीक यहीं पर हम असली तलवार से लड़ेंगे। शिरोन ये सोचकर घबरा जाता है कि उन्हें असली तलवारों से लड़ना पड़ेगा। वो अपनी कांपती हुई हाथों में पकड़ी उस तलवार को देखकर सोचता है कि मेरी इसमें जान भी जा सकती है। फिर वो रियान से रिक्वेस्ट करते हुए कहता है कि यंग मास्टर प्लीज एक बार और इसके बारे में सोचिए। मैंने अपनी लाइफ में पहले कभी तलवारबाजी सीखी भी नहीं है। रियान कहता है इसीलिए मैं तुम्हें वक्त दे रहा हूँ। अगर तुम इतने टैलेंटेड हो कि सच में लकड़ियां काटते हुए स्वॉर्ड स्मैश सीख सकते हो तो तुम किसी तरह ये भी कर लोगे। और भागने के बारे में सोचना भी मत, मैं कम से कम तुम्हें पीछे तो कर ही दूंगा। फिर हम देखते हैं कि अगले सीन में सुबह हो चुकी थी और लाइब्रेरी में शिरोन अपना सर पकड़कर बैठा होता है और सोच रहा होता है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। हाउस ऑफ ओजेंट मेनली फेमस है मेनली 2 हेयर कलर्स ब्लैक और ब्लू के लिए, जो पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत में मिली है। फैमिली हेड बिस्कॉफ ओजेंट ब्लैक हेयर के 3 बेटे और 1 बेटी हैं। सबसे बड़ा बेटा ब्लैक हेयर एक सर्टिफाइड ग्रेड 6 स्वॉर्ड्समैन है। सबसे बड़ी बेटी ब्लू हेयर ने भी शानदार टैलेंट दिखाया था, लेकिन उसने स्वॉर्ड्समैनशिप को छोड़कर म्यूजिक का रास्ता चुना, तो वो पैलेस पियानिस्ट के रूप में एक्टिव है। दूसरा बेटा राई ओजेंट ब्लैक हेयर को भी हर जगह जीनियस कहा जाता है, और ना कि उसकी बाकी के भाइयों की तरह जिन्होंने टैलेंट दिखाया। रियान एक वो बटलर की बात को याद करता है जिसमें वो कहता है कि उन्होंने उसके लिए एक अलग से टीचर रखा हुआ है, लेकिन फिर भी उसमें कोई टैलेंट नहीं दिखता। जो भी इस जगह में काम कर चुका है उसे इसकी ये कहानी पता ही होगी। शिरोन फिर अपना सर पकड़ के सोचने लगता है कि मैंने कितनी बेवकूफ़ी का काम किया। मुझे सिंपल मार खा लेना चाहिए था। कोई अपनी पूरी जिंदगी अपने भाइयों से कंपेयर होता आ रहा है और मैंने उसका गुरूर तोड़ दिया। मुझे लगा था कि सभी नोबल्स आउटस्टैंडिंग होते हैं। अगर ये बुक्स के लिए नहीं होता तो मुझे लगा मेरे मरने के लिए कोई और रीजन नहीं था। अगर मैं मर गया तो मेरे पेरेंट्स का क्या होगा। फिर वो होश में आता है और कहता है मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, इसके बारे में मुझे अच्छे से सोचना होगा। वैसे भी मैं मेज बनूंगा। वैसे क्योंकि मैं पहाड़ों में रहा हूँ इसलिए मुझे अपने सहन शक्ति पे भरोसा है। शायद मैं बच जाऊं अगर मैं किसी तरह डिफेंसिव मैजिक सीख लूं। वो अपनी निकाली हुई स्वॉर्ड्समैनशिप की बुक्स में से एक खोलता है और पढ़ने लग जाता है और कहता है कि मैं जो कर सकता हूँ वो करूंगा। अगले सीन में हमें किसी के जोश से चिल्लाने की आवाज आती है। हम देखते हैं कि वो रियान होता है। उसका मास्टर वहीं पे होता है जो कह रहा होता है कि 100 राउंड्स पूरे हुए। वो खुश होकर कहते हैं कि तुमने अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ जो तुम सिंपली ट्रेन करने लगे। रियान रुकता है और कहता है ये भी कोई ट्रेनिंग है। मास्टर हैरान होकर कहता है क्या तुमने क्या कहा बच्चे। रियान गुस्से से चिल्लाकर कहता है मैं अभी भी अपने पैरों पर खड़ा हूँ। क्या आपके पास सिखाने के लिए कुछ मुश्किल नहीं है टीचर। मास्टर कहते हैं कुछ तो हुआ है ना। रियान कहता है ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मास्टर मन ही मन सोचते हैं क्या फिर से राई की वजह से है। क्या राई ने फिर से कोई नई स्किल सीखी है। लेकिन राई ने ऑलरेडी अवेकिन कर लिया अपनी स्कीमा, और वो फिर तुरंत बोलते हैं चलो ठीक है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम मर भी जाते हो तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होगी। रियान कहता है हाँ जरूर। दूसरी तरफ हम देखते हैं शिरोन बुक पढ़ रहा होता है। स्कीमा एक इमेजिनरी बॉडी और एक ह्यूमन बॉडी के स्कीमेटिक दोनों। अगर एक मेज के पास स्पिरिट जोन होता है तो एक स्वॉर्ड्समैन के पास स्कीमा होता है। सभी ह्यूमंस के पास अपने खुद की बॉडी की एक इमेज होती है, लेकिन एक स्कीमा को उस कॉन्सेप्ट के चरम सीमा तक ले जाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि स्कीमा के मास्टर अपनी बॉडी को पूरी तरीके से समझ सकते हैं और वो उनके सेल्स कैसे मूव करेंगे इसमें भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। शिरोन इस बुक को बंद करता है और सोचता है वेट, ये तो स्पिरिट जोन से बिल्कुल उल्टा है। क्या मुझे इसे ट्राई करना चाहिए। पहले मुझे खुद को फील करना होगा। इतना तो आसान है, ये स्पिरिट जोन जैसा ही है। यहाँ मुझे खुद को मिटाना होगा स्पिरिट जोन के लिए, लेकिन स्कीमा के लिए मुझे अपनी अस्तित्व की और गहराई में जाना होगा। अगर मैं वेल अलग कर सकूं इस पॉइंट पे तो मैं स्कीमा के एक पेज कंप्लीट कर सकता हूँ, लेकिन तुरंत ही स्कीमा में एफर्ट्स लगाना जो कि स्पिरिट जोन का एग्जैक्ट ऑपोजिट है, ये काफी नहीं होगा। क्या मैं जिस लड़की से सालों पहले मिला था वो भी स्कीमा यूजर थी। अगर वो ऐसा कुछ कर सकती थी वो भी उस उम्र में, तो ये काफी तारीफे काबिल है। हम देखते हैं कि शिरोन अब बाहर अपनी तलवार लेकर आ चुका होता है और सोच रहा होता है मेरे स्वॉर्ड्समैनशिप सीखने के लिए स्पिरिट जोन ही प्रेफरेबल है। चलो 8 डायरेक्शंस में काटने से शुरू करते हैं। और वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और लकड़ी के गुटके पर जोर से वार करने लगता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रियान को उसका मास्टर आवाज दे रहा होता है कि बच्चे ओए बच्चे रुक जाओ वरना तुम अपनी मसल्स ही तुड़वा लोगे। रियान लकड़ी के गुटके को बहुत भयंकर तरीके से मार रहा होता है और कहता है कि अभी तक तो नहीं टूटा, मेरी मसल्स अभी तक टूट क्यों नहीं रहे हैं, मेरे हाथ टूटकर गिर क्यों नहीं जाते, मैं स्कीमा यूज क्यों नहीं कर सकता। और तभी हम देखते हैं कि रियान के मास्टर उसके अटैक्स को अपने हाथ से रोक लेता है और उसके आंसू आ रहे होते हैं। वो कहते हैं कि इतना काफी है रियान, चलो आज के लिए इसे बंद करते हैं। रियान अपनी वुडन स्वॉर्ड नीचे गिरा देता है और कहता है यस टीचर। उसका मास्टर उसके पसीने पोंछते हुए कहता है
तुम क्या सोच रहे हो? रियान कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मेरे हाथ ही मुझे मार रहे हैं। मास्टर कहते हैं कि रियान तुम्हें पता है, मैंने अपनी रिपोर्ट्स में कभी नहीं लिखा कि तुम में कोई टैलेंट है। रियान चिढ़कर कहता है इसीलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे। मास्टर कहते हैं कि फिर भी मुझे लगता है कि तुम कुछ करने में अच्छे हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या अच्छा कर सकते हो? रियान कहता है पता नहीं, बस इतना पता है कि क्या अच्छा नहीं कर सकता। मास्टर कहते हैं कि इसलिए तुम जीनियस नहीं हो। ये सुनकर रियान बहुत ही चिढ़कर कहता है हाँ बंद करो ये, मुझे पता है कि मैं कोई जीनियस नहीं हूँ, बार बार बोलने की ज़रूरत नहीं है। मास्टर आगे बोलते हैं कि जीनियस लोगों को पता होता है कि वो जीनियस हैं और उन्हें ये पता होता है कि वो किस चीज़ में अच्छे हैं, इसलिए जीनियस लोगों का हार्ड वर्क गारंटेड वर्क होता है ये अचीव करने में जिसमें वो अच्छे हैं। और उन जीनियस लोगों को जिससे सबसे ज़्यादा डर लगता है वो होता है हार्ड वर्क, जो वो पाना चाहता है जो वो नहीं पा सकता, वो स्ट्रेंज विल पावर, वो भी उस चीज़ को चैलेंज करने के लिए जिसमें वो अच्छा नहीं है। इनको जीनियस लोगों का मोरल एनिमी भी कहा जाता है। रियान धीरे से फुसफुसा के कहता है जीनियस लोगों का मोरल एनिमी? हाँ, इससे अच्छी कॉन्सोलेशन मेरे लिए और क्या हो सकती है। वो एक्साइटेड होते हुए सोचता है हाँ, अगर ये टैलेंट मुझ में शुरू से नहीं है तो मुझे बस तब तक मेहनत करनी होगी जब तक मौत ना आ जाए। मैं डेफिनेटली जीतूंगा।